तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रे। कुछ देर के लिए मैं इनविजिबल हो गया हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ये काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखते हैं। समझिए कि ये एक रिंग है जो कि YZ प्लेन में रखी हुई है। मतलब रिंग का प्लेन YZ प्लेन में है। इसका मतलब इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। हमें इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है जबकि यह रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। सपोज इस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ चार्ज Q है जो कि पॉजिटिव नेचर का है। अब समस्या ये है कि हम तो केवल पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी जान। तो अगर हम इमेजिन करें कि हमने इस रिंग को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है और हर एक एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो यदि हम हर एक एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें और फिर उन सभी इंटेंसिटीज का वेक्टर सम कर लें तो हमारे पास नेट इंटेंसिटी आ सकती है। इसके लिए अगर हम ऐसा माने कि रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लंबाई dl है। मान लेते हैं कि ये A पॉइंट पर है। इस रिंग की रेडियस r है। इस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है और सपोज कि इस पर चार्ज है dq। तो dq की वैल्यू होगी q/2πr into dl। यह रिंग ऐसे छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बनी होगी और अगर हम ऐसे बहुत सारे एलिमेंट कर लें तो dq को ऐड करने पर नेट चार्ज q आता होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि dq का अगर हम कभी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर q आएगा पूरी रिंग के लिए, क्योंकि हमने रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम इस छोटे एलिमेंट की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी के बारे में सोचें, तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज के हिसाब से इस तरफ होगी dE। यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। यदि ये पॉइंट रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर था एक्सिस पर, तो आप समझ सकते हैं कि जो A से लेके P तक की दूरी है वो पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस x² होगी। अब अगर हम इस इंटेंसिटी को रिजॉल्व कर लें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वो आएगा dE cos थीटा, जबकि इसका y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा dE sin थीटा। अब यदि हम इमेजिन करें कि पॉइंट A के ठीक डायमीट्रिकली अपोजिट कोई पॉइंट B था और उस पर भी हमने उस ही लेंथ dl का एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो उस पर भी सिमिलर चार्ज dq होगा। और क्योंकि B से लेकर P तक का डिस्टेंस भी वही होगा जो कि A से लेकर P तक का था, चार्ज भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, इसलिए इंटेंसिटी भी सेम होगी। सिमिलर ट्राइंगल हैं तो एंगल भी सेम होंगे। और अगर हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा dE sin थीटा और ये आएगा dE cos थीटा। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि dE का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना होगा? dE होगा k dq अपॉन AP का स्क्वायर या BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर या BP का स्क्वायर। इसलिए dE हो जाएगा k dq अपॉन r² प्लस x²। क्योंकि दोनों dE सेम हैं तो dE sin थीटा भी सेम होंगे और इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dE cos थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे। पर ध्यान दीजिए ये तो केवल A और B पर जो डायमेट्रिकली अपोजिट लाइन एलिमेंट्स थे केवल उनकी वजह से ऐसा हुआ है। इस रिंग में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हर
दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का डीई साइन थीटा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और डीई कॉस थीटा पार्ट ऐड हो जाएगा। इसलिए रिंग में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम उन सभी का डीई कॉस थीटा ऐड कर लें या डीई कॉस थीटा को पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर लें, तो हमारे पास नेट इंटेंसिटी आ सकती है। So for resultant intensity E बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी cos थीटा फॉर द एंटायर रिंग। डी की वैल्यू है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए cos थीटा के प्लेस पे हम रख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। k से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x भी कांस्टेंट है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया है और इंटीग्रेशन हो गया डी क्यू का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डी क्यू का इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए हमें क्यू देगा। इसलिए के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको कि हम लोग अब याद कर लेंगे। पर इसको समझाने के लिए इसको डेराइव करना जरूरी था, इसलिए हमने डेराइव कर दिया। हो सकता है हमने गलत कर लिया हो, ये चीज सही है या गलत है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको याद होगा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होती है। तो हम अगर इसके स्पेशल केस में जाएं, तो स्पेशल केस में अगर हम रिंग के सेंटर पर आ जाएंगे, अगर हम रिंग के सेंटर पर आएंगे तो वहां x 0 हो जाएगा। देख लीजिए x क्या था, सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस था, तो इसलिए x 0 हो जाएगा। x के 0 हो जाने पर इस एक्सप्रेशन से E भी 0 हो जाएगा। मतलब हमारा रिजल्ट एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होती। और भी स्पेशल केस हो सकते हैं। स्पेशल केस नंबर 2 है कि अगर जो x है वो बहुत छोटा है r से, मतलब रिंग की रेडियस के मुकाबले हम बहुत छोटी दूरी पर गए हैं, तो अगर हम रिंग के सेंटर से एक्सिस पर रेडियस के मुकाबले बहुत कम दूरी पर गए हैं, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर लिख सकते हैं और तब हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। मतलब अगर x की वैल्यू कम होगी तो E और x के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि E और x में रिलेशन लीनियर है। मतलब सेंटर पर इंटेंसिटी 0 है और जैसे जैसे आप x को बढ़ाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगी। अब समझिए कि अगर x बहुत बड़ा है r से, मतलब हम रिंग पर उसके सेंटर से बहुत दूर चले गए हैं, ऐसा करने पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लगभग एक्स स्क्वायर। तब हमारे पास E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा और E बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे ये तो पॉइंट चार्ज के जैसा रिलेशन है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के जैसा रिलेशन है। इसका मतलब जब हम दूर चले जाएंगे तो रिंग हमारे लिए पॉइंट चार्ज हो जाएगी और ग्राफ अगर E और x के बीच में खींचे तो हाइपरबोला आएगा। और अगर हम x इनफिनाइट रख दें तो E 0 हो जाएगा।
मतलब हे भगवान, रिंग के सेंटर पर भी इंटेंसिटी जीरो होती है। देखो ना क्या गजब बात है। रिंग के सेंटर पर भी इंटेंसिटी जीरो है, फिर हम उसकी एक्सिस पर दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, और फिर जब हम बहुत दूर चले गए तो फिर से जीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि बीच में कोई ऐसी जगह होती होगी जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती होगी। अब हमें वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो फॉर ई टू बी मैक्सिमम, उसका डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए, यानी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए। इसमें हमारी के क्यू से कोई लड़ाई नहीं है, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर रखा रहा, न्यूमरेटर मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ जो कि 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर रखा रहा, डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 का, और ये सब कुछ जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमारा के क्यू उस तरफ जाकर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी उधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास केवल न्यूमरेटर वाली टर्म बची, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे ही लिखा है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। और अंदर जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ता है चेन रूल से, तो हमने दोबारा किया तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर की जगह 0, और इधर आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर की जगह बराबर हो जाएगा 0। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ये रिलेशन ऐसा दिखेगा, ये 2 ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिलेशन दिखाई देगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, तब x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो प्लस माइनस आर बाय रूट 2 वो लोकेशन होगी जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मतलब एक रिंग के लिए उसके सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएं तो भी इंटेंसिटी जीरो होती है, तो उसके सेंटर से दूर जाने पर इंटेंसिटी बढ़ती है, पर वह कहीं ना कहीं मैक्सिमम होकर फिर घटने लगती होगी। तो अब ये भी पता चल जाए कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो इंटेंसिटी की वैल्यू थी हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए थी, सो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी अब हम समझ चुके हैं x की वैल्यू होनी चाहिए प्लस और माइनस आर बाय रूट 2। सो लेट अस कंसीडर कि हम प्लस आर बाय 2 इसमें रख दें, तो हमने यहाँ प्लस आर बाय रूट 2 रख दिया, तो ये हो गया के क्यू आर बाय रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर पावर 3/2। सो ये हो गया हमारे पास 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। इसको लिखा जा सकता है 3√3 r क्यूब अपॉन 2√2। सो ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा,
एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है, मतलब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आ गई हमारे पास। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो समझिए कि एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं आर को और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं ई को। यहाँ बीच में समझिए कि सेंटर है, ये सेंटर है ओ रिंग का। हमें पता है कि रिंग में सेंटर के आसपास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का ग्राफ बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। फिर इसमें एक पीक आएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी को, और एक मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, हम जानते हैं 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। इसके बाद आगे जाने पर ग्राफ फिर से हाइपरबोला हो जाएगा, क्योंकि अब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा और इन्फिनिटी पर जाकर ये आर वाली एक्सिस को मिल जाएगा, यानी कि ये पैरेलल हो जाएगा अब, ताकि इन्फिनिटी पर इंटेंसिटी 0 हो जाए। ठीक इसी तरह अगर हम रिंग के दूसरी साइड जाएंगे तो रिंग के दूसरी साइड जाने पर इंटेंसिटी हमें डायरेक्शन में पलटी हुई मिलेगी, पैटर्न यही मिलेगा, पैटर्न यही होगा, लेकिन इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो पलट गई होगी। इसलिए यहाँ भी हमें ई मैक्स मिलेगा और ये पोजीशन होगी +r/√2 और ये पोजीशन होगी -r/√2, क्योंकि जो रिंग है अगर वह पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो अगर हम उसकी एक्सिस पर इस तरफ हैं तो भी इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और इस तरफ है तो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसलिए एक तरफ ग्राफ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो दूसरी तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों तरफ पैटर्न सेम ही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इंटेंसिटी की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमें बताती है कि 1 कूलम ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो अगर हम उसी जगह पर 2 कूलम पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2e, 3 पर हो जाएगा 3e, 4 पर हो जाएगा 4e और q पर हो जाएगा qe। मतलब इट इज दैट सिंपल कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के किसी पॉइंट की इंटेंसिटी पता है तो उस पॉइंट पर आप कोई भी चार्ज रख दीजिए, आपको उस पॉइंट पर उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स एकदम कैलकुलेट करते बन जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बताती है 1 कूलम ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो Q ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, Q टाइम्स E। E मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज, देन Q कूलम कितना एक्सपीरियंस करेगा, Q टाइम्स E। इट इज दैट सिंपल, और इसलिए इंटेंसिटी बहुत वर्थ इट चीज है। So if charge Q is placed at a point in electric field at which electric field intensity is E, then मान लीजिए अब मैं एक चार्ज Q को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, यहाँ पर सपोज के इंटेंसिटी थी E, ऑल ओवर यहाँ इंटेंसिटी E थी, इस फील्ड में हर जगह पर इंटेंसिटी E है, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक चार्ज रख देते हैं +Q, तो इस चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा? तो हमें समझना होगा कि इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है फोर्स 1 कूलम पे लगने वाला, तो 2 कूलम पे लगेगा 2e, 3 पर 3e, q पर लगेगा qe। सो फोर्स होगा हमारे पास qe। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, यहाँ पर हमें q का साइन यूज करना है, साइन ऑफ चार्ज मस्ट बी यूज्ड। यहाँ पर हमें इसका साइन जरूर यूज करना है, ये डायरेक्शन तय करेगा। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर साइन रखेंगे प्लस तो QE
और एफ की डायरेक्शन सेम आएगी, मतलब ई और एफ की डायरेक्शन सेम आएगी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड डिफाइंड ही है, इंटेंसिटी डिफाइंड ही है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी तो बता ही रही है पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर आप चार्ज रखोगे वहां यूनिट के अलावा कोई और, तो जितना बड़ा चार्ज रखोगे उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा फोर्स का, बट डायरेक्शन तो वही रहेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। इसमें माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया माइनस क्यू, यहाँ फोर्स लगेगा एफ जो होगा इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। एकदम क्लियर होना चाहिए मामला। और अगर 1 कूलम पे लगता है ई, तो 2 पे लगेगा 2ई, 3 पे लगेगा 3ई, क्यू पे लगेगा क्यूई। मतलब इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट एकदम जोरदार कॉन्सेप्ट था वो, इसलिए क्योंकि पहले हम कूलॉम्स लॉ यूज करते थे, और कूलॉम्स लॉ में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा के हम किसी भी फोर्स निकाल सकते थे। लेकिन अब हमें पता चला कि वो तो पॉइंट चार्ज के लिए ही सही था। फिर हमने क्या सोचा कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स थे, जैसे कि हमारे पास रिंग आ गया, हमारे पास आर्क आ गए, हमारे पास लाइन चार्ज आ गए। हमारी समझिए कि हिम्मत क्या है, हमारी समझिए कि औकात क्या है। ये समझिए कि हमें सिर्फ क्या आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स, और हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आती है। लेकिन हम बड़े बड़े सिस्टम्स को पॉइंट चार्ज से बन के मिला हुआ मान के इंटीग्रेट करके उनकी इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इसका मतलब हर समय हमें जिंदगी में पॉइंट चार्ज मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज होगा उसको हम छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में बदल के उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। वंस वी गेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिल गई, मतलब हम एकदम मस्त हो गए। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी पता है, तो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स पता है, उसी जगह 2 कूलम रख दो 2 ही लगेगा, 3 रख दो 3 ही लगेगा, क्यू रख दो क्यू ही लगेगा। और पॉजिटिव पर लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पर लगेगा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से है। इसमें लिखा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कि यहाँ पर सपोज ये येलो येलो एक इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका कुछ मास होगा, हम पहले से ही जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन पर एक वेट लगेगा mg, ये इसका वेट होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में रहे, यानी गिरे नहीं, इसका वेट बैलेंस हो जाए, तो जितना इसका वेट है उतना का उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगना चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट माने mg का वेक्टर सम 0 आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg की अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, और एग्जैक्टली mg के बराबर आना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों को बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों को ओपोजिट होना चाहिए। बढ़िया। अब सोचिए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर चाहिए, तो फील्ड किधर होना चाहिए? नीचे। मतलब इस तरह से फील्ड होना चाहिए, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए नीचे, तभी इस पर फोर्स लगेगा ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू ई क्यू ई, बराबर होना चाहिए mg। तो E की वैल्यू होना चाहिए mg अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी डायरेक्शन होना चाहिए डाउनवर्ड्स। जब फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, तब फोर्स लगेगा अपवर्ड्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पर लग रहा है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इवैल्यूएट करनी है,
तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जी का वैल्यू होगा 10, ई का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉल्व करने के बाद 5.6 इंटू 10⁻11 और इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आई इसकी डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द above क्वेश्चन इफ डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज रिवर्स्ड देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल रहे हैं कि हमने ई वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब पिछली बार जितना ई का मैग्नीट्यूड था अभी भी उतना ही है। तो पिछली बार क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये हो रहा था कि क्यूई और एमजी बराबर थे। तो सबसे पहले तो हम पिछले क्वेश्चन की बात ये लिख लें कि क्यूई और एमजी बराबर थे, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो क्यूई के बराबर था और वो एमजी के बराबर था, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी। अभी देखते हैं क्या है। देखिए इन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ये पीला पीला एक इलेक्ट्रॉन रखा है हमारे पास, इसका वेट है इधर mg नीचे की तरफ। अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस पर फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरह इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे है और mg भी नीचे है, यानी Fe और mg दोनों पैरेलल हैं। तो अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसकी एक्सेलरेशन होगी नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट फोर्स में शामिल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक्सेलरेशन होगा, Fe को भी mg लिख सकते हैं, ये भी mg है, 2 mg हो गया। तो यहाँ पर आंसर आया 2g इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a pendulum having a charge q and mass m is placed in a uniform electric field of strength E, then in equilibrium find out theta and tension T। और साथ में ये फिगर एसोसिएटेड है। ये एक पेंडुलम है जिसका बॉब है, जिसका मास जो है वो m है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। ये एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ E है और इस पर जो चार्ज है वो Q है। इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए QE फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा और साथ ही साथ इस रस्सी में टेंशन होगी T। हम इस टेंशन को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा T cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T sin थीटा। सो T sin थीटा QE के बराबर हो जाएगा और T cos थीटा mg के बराबर होगा, तभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो T sin थीटा T cos थीटा से डिवाइड करने पर RHS में QE अपॉन mg आएगा। T कैंसिल आउट हो जाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg होगा। अब यदि हम T sin थीटा और T cos थीटा को स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो यहाँ पर mg का स्क्वायर होगा और QE का स्क्वायर होगा। T स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। तो T बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1, तो T बराबर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, नीट की परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कंपेयर करना चाहते हैं फ्री फॉल को, जब वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में हो या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। देखिए जिस किसी भी पार्टिकल पर चार्ज होगा उस पर मास तो होगा ही,
मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिस पर कुछ मास है, उसको हमने एक ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दिया। जैसा कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे लास्ट ईयर, हमने उसको फ्री फॉल में छोड़ दिया। मान लीजिए ये रेड कलर का जो पार्टिकल है, इसका मास m है। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से यहाँ पर छोड़ा, तो हम जानते हैं कि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आएगा। अब जब ये फ्री फॉल में नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो अगर ये h डेप्थ में गिरता है, काइनेमेटिक्स से हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी होती है √2gh। किसी को नहीं आता तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² बराबर u² प्लस 2gh लगा सकते हैं, जिसमें हम u को 0 रख देंगे तो v बराबर आ जाएगा √2gh। इस तरह हमारे पास h डेप्थ में गिरने पर वेलोसिटी होती है √2gh। अगर हम इस टाइम के बारे में सोचें जितने टाइम तक ये गिरा है, तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना होती है s बराबर ut प्लस हाफ at²। और इसमें हम u जो है इसको 0 रख दें और s जो है उसको h रख दें, तो ये हो जाएगा h बराबर हाफ at²। इसलिए हम काइनेमेटिक्स से जानते हैं कि फ्री फॉल में h डेप्थ में गिरने में इतना टाइम लगेगा। अब हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब समझिए कि हमने इस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखिए इसके पास मास होगा, पर हमने इसे ऐसी जगह रखा है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको गिरने दिया हमने फ्री फॉल में। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा QE, और F को m इंटू ए लिख दें तो इसकी एक्सेलरेशन आ रही होगी QE/m, जो कि भी कांस्टेंट होगी जैसे कि वहां g होती थी। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो काम फ्री फॉल में g कर रहा था, वो काम यहाँ पर QE/m करने लगेगा और बाकी सारा का सारा फिजिक्स वैसा ही रहेगा। चलो सोच कर देखते हैं। मैंने आपको सिखलाया कि जब ये h डेप्थ में गिर जाता है तो इसकी वेलोसिटी होती थी √2gh। बस वहां g की जगह QE/m आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं v² बराबर u² प्लस 2as। तो इसमें हम u की जगह तो 0 रख देंगे, a की जगह रखना होगा QE/m और s की जगह रखना पड़ेगा h। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आ गया 2 QE/m इंटू h। ये बिल्कुल वैसा ही आंसर है जैसा कि अभी फ्री फॉल में आया था, बस इस QE/m की जगह वहां पर g आ रहा था। अब अगर हम उस टाइम के लिए कंसीडर करें तो क्योंकि u 0 है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा t बराबर √2s/a। और अगर हम a की जगह रख दें QE/m और s की जगह h, तो थोड़ा सा होशियारी दिखाएंगे तो पता चलेगा जहां g आ रहा था वहां QE/m आ गया। तो आंसर हो गया 2mh/QE। लेकिन हमें इन्हें इस तरह से याद नहीं करना है, हमें इन्हें कोरिलेट करके पढ़ना है। तो हमें काइनेमेटिक्स वाले फॉर्मूले याद हैं, जैसा वहां g होता था वैसे ही, क्योंकि वहां हम ग्रेविटेशनल फील्ड को भी यूनिफॉर्म मानते थे, हम मानते थे g चेंज नहीं हो रहा काइनेमेटिक्स में। बिल्कुल इसी तरह जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन QE/m कांस्टेंट होगा और तब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। बस जैसा काइनेमेटिक्स में स्मॉल g आता था, उसकी जगह यहाँ पर QE/m आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की। हम पहले से ही जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L हो, उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि जी इफेक्टिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम एसएचएम चैप्टर पढ़ा करते थे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ही होता था, पर अब ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ आ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जो जी फैक्टिव है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में जी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का वेक्टर सम होगा। जी इफेक्टिव बराबर होगा जी ग्रेविटी की वजह से प्लस क्यू ई बाय एम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन, और हमें दोनों की वेक्टर सम करना होगी, तब हमारे पास इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी। ये इफेक्टिव ग्रेविटी आने पर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कई एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन है दैट इन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है यहाँ पर जहां हमारा पेंडुलम रखा हुआ है। सो ये एल लेंथ वाला पेंडुलम है और इसको आपने ऐसे फील्ड में रख दिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है, तो यहाँ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए अगर इस पर चार्ज प्लस क्यू था तो इस पर क्यू ई फोर्स नीचे लगेगा, तो यहाँ जी इफेक्टिव में जी तो जीरो है, बचा क्या क्यू ई बाय एम। सो जी इफेक्टिव बराबर हो गया क्यू ई बाय एम। इसलिए टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 2 पाई अंडर रूट एल की जगह एल और जी इफेक्टिव की जगह क्यू ई बाय एम। इस तरह मैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका नेक्स्ट केस सेकंड केस बनाए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रेजेंट है। तो ये जो बॉब है इस बॉब पर यहाँ पर एम जी भी लगेगा और क्यू ई भी लगेगा। इस वजह से अब जब इसके लिए हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो एक तो आएगा जी और उसी डायरेक्शन में होगा क्यू ई बाय एम, इसलिए ये दोनों जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड, और इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस क्यू ई बाय एम। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया कि पेंडुलम है लेकिन अब की बार बॉब पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड्स है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी डाउनवर्ड्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड्स है इसलिए इस पर फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है और ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए इस पर ऊपर की तरफ लगेगा QE। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे के ओपोजिट आ गए, इसलिए जी इफेक्टिव जो है वो जी तो होगा नीचे और क्यू ई बाय एम होगा ऊपर, तो वेक्टर सम करने पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाय एम। इसलिए टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव यहाँ पर लिखा जाएगा जी माइनस क्यू ई बाय एम। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें फिर एक पेंडुलम दिखाया गया है, लेकिन अब की बार ग्रेविटेशनल फील्ड तो एज इट इज डाउनवर्ड्स है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। इसलिए अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर mg तो लगेगा नीचे और QE लगेगा हॉरिजॉन्टल। अब अगर हम g इफेक्टिव देखें तो हमें वेक्टर सम करना होगा g का, जो कि डाउनवर्ड्स है मतलब माइनस j में है, और QE बाय m का जो कि हॉरिजॉन्टल है यानी कि प्लस I में है। मतलब इन दोनों ही कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे
तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर होगा। तब हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह फिर से आएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वो इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री होता है। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखकर छोड़ दें तो वो जिस रास्ते से जाता उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या मोर अप्रोप्रिएटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहले माइकल फैराडे ने हमें इसके बारे में बताया था। माइकल फैराडे ने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। उनको आसानी से समझाने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बेसिकली वो इमेजिनरी कर्व्स हैं। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्राफिकल मैनर में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मदद कर सकती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स खुद तो वर्चुअल चीज है, खुद तो इमेजिनरी चीज है, लेकिन जिस फील्ड को वो रिप्रेजेंट करती हैं वो फील्ड रियल फील्ड्स होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत यूजफुल है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, बड़े कॉन्सेप्ट्स को सिंपलीफाई करने के लिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब कहीं एक पोजीशन से स्टार्ट होगी तो जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगी कहीं दूसरी जगह जाकर, तब तक बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक चार्ज से स्टार्ट हुई, बीच में गायब हो गई और फिर दोबारा चालू हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगी। अगर कोई चार्ज अकेला है, आइसोलेटेड है, सच एज पॉजिटिव अकेला है या नेगेटिव अकेला है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से इंफिनिटी तक चली जाएगी क्योंकि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का रास्ता बताती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हम उसके पड़ोस में दूसरा पॉजिटिव रखते हैं तो उसे रिपेल करते हुए इंफिनिटी तक ले जाएगा। इसलिए अकेले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स उसके सरफेस से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पे समाप्त होगी, जबकि अकेले नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से स्टार्ट होगी और सरफेस पर खत्म होगी। ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसके आसपास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये उसको रिपेल करके इंफिनिटी तक ले जाएगा, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स इसके सरफेस से इंफिनिटी तक जाएंगी। ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसके आसपास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो उसको खींचकर अपनी सरफेस तक अट्रैक्ट करेगा, इसलिए थ्योरेटिकली इसका फील्ड इंफिनिटी तक होता है। तो ये किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से भी अपनी सरफेस तक स्ट्रेट लाइन में खींचकर लेकर आएगा। इसलिए अकेले नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से उसके सरफेस तक आती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के सिस्टम की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, क्योंकि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा जबकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द चार्ज। हमें पता था कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन अकेले पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज से दूर की तरफ होता है। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न इस तरह है। अगर हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट भी देखिए रेडियली आउटवर्ड आ रही है। इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द चार्ज इंटेंसिटी है, ऐसा एस्टेब्लिश हो रहा है लाइंस ऑफ फोर्स की थ्योरी से भी। फिर हमने पढ़ा था कि ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि सभी टेंजेंट टुवर्ड्स द चार्ज आ रही है, जिससे साबित होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो वो आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताए। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो और हम उसके बीच में हो तो इंटेंसिटी हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए देखते हैं। देखिए हमें तो सिर्फ उनके बीच में पता था, तो यहाँ तो इंटेंसिटी इधर आ गई, लेकिन इस चार्ज एरे में चारों तरफ भी हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इधर होगी, 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 यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी। इस तरह हम इस पूरे चार्ज एरे के लिए उसके चारों तरफ के फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एंड इट इज रियली वर्थ इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they intersect each other, then at the intersection point we can draw two tangents. This shows the two directions of intensity at the same point and it is not possible. देखिए इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक ही दिशा हो सकती है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेंगी तो जहां भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वहां पर दो लाइंस ऑफ फोर्स जा रही होंगी। आप उन दोनों पर एक ही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते होंगे जो एक ही पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन बता रहा होगा, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यदि हम मान लें कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ए पर, तो हम पॉइंट ए पर दो इंटेंसिटी ड्रॉ कर पाए, E1 और E2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट ए पर के कोई एक ही इंटेंसिटी हो सकती है, दो इंटेंसिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक ही डायरेक्शन रखेगी, दो डायरेक्शन नहीं रख सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर स्टैटिक चार्ज कंटेन करता है, मतलब कि हमने किसी बॉडी को चार्ज किया है और उस पर स्टैटिक चार्ज है, जैसे कि पेन को रगड़कर चार्ज किया है और इस पर स्टैटिक चार्ज है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, स्टैटिक चार्ज है इसके ऊपर, तो इसमें लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्योंकि अगर हम मान ले कि वो परपेंडिकुलर नहीं थी, ऐसा मान ले 2 मिनट के लिए, सोचिए कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइंस ऑफ फोर्स इस चार्ज से परपेंडिकुलर है, तो ये चार्ज जो इस कंडक्टर पर है उसको धक्का देकर उसकी सरफेस पर ले आए, इसीलिए चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर रहता है। पर अगर मैं मान लूं कि कोई लाइन ऑफ फोर्स इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन ऑफ फोर्स इसके पैरेलल है तो ये क्या करेगी, ये चार्ज को धक्का देकर उस सरफेस के पैरेलल चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये उस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी, तो उस सरफेस के पैरेलल चलाने की कोशिश करेगी जिससे वहां एक करंट सेटअप हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस लगाए करंट तो आएगा नहीं, इसलिए अगर किसी बॉडी पर स्टैटिक चार्ज है, उसे किसी करंट सोर्स, किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, उस पर सिर्फ स्टैटिक चार्ज है, तो उस पर लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टेट्स में किसी भी चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होती है और किसी दूसरे चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलर ही खत्म होती है, टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मतलब जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होती है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है लाइंस ऑफ फोर्स की, और वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और जहां पर ये रेयरर होती चली जाती है वहां इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास इस तरीके का कोई फील्ड है और इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तो मैं कह सकता हूं कि ए पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बी पर उससे कम होगी, सी पर सबसे कम होगी, क्योंकि ए पर लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा है, बी पर उससे कम है, सी पर सबसे कम है। इसलिए अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स से, तो मुझको लगता है कि जो पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स होंगी और इक्वी डिस्टेंट होंगी, मतलब एक तो वो पैरेलल हो, उनके पैरेलल होने से ये पक्का हो गया कि अब फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो गई कि वो एक ही डायरेक्शन में है, एज वेल एज उनके बीच की स्पेसिंग भी सेम हो,
अगर उनके बीच की स्पेसिंग सेम होगी इसका मतलब उनकी डेंसिटी हर जगह सेम है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड में भी सेम होगी, डायरेक्शन में भी सेम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज रिपल्शन से उसके सरफेस पर आ जाता है और उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं बचता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रोस्टेट्स में, और इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं हो सकती। Next property है that electric lines of force has the tendency to repel each other perpendicular to their length and attract each other in the same direction of their length. एक रबर बैंड की तरह जिसको हम इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह जिसको हम खींच के पकड़ लें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपनी लंबाई में तो सिकुड़ना चाहती है, लेकिन दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पैरेलल हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहती है। मतलब लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाती हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहती है, और एक ही लाइन ऑफ फोर्स एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह सिकुड़ के जो है वो करीब आना चाहती है, अपनी लेंथ को कम करना चाहती है। इससे हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझा सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे देखिए कि ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो लाइक चार्ज हैं, और इन दोनों लाइक चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा, हम पढ़ चुके हैं। अब पॉजिटिव से भी लाइंस ऑफ फोर्स को स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाना है और दूसरे पॉजिटिव से भी लाइंस ऑफ फोर्स को स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाना है। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स को स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाना है। तो इसलिए अब हमें ये समझना होगा कि अगर दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी तक जाएंगी तो इस तरह का पैटर्न बनेगा जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस रीजन में लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हो जा रही हैं और ये एक दूसरे को धक्का मार रही हैं अपनी लंबाई के परपेंडिकुलर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं।